नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा एकेडमी में। तो बच्चों, आज के क्लास में हम भास्कर बर्मन ऐतिहासिक नाटक के द्वितीय अंक को पढ़ेंगे, जिसमें हम भास्कर बर्मन ऐतिहासिक नाटक के पूरे सारांश को आसान सी भाषा में समझेंगे। तो आइए समय को बिना गवाए हुए शुरू करते हैं। तो प्रारंभिक दृश्य, श्यामा और भास्कर बर्मन के बीच बातचीत हो रही है। द्वितीय अंक की शुरुआत प्रयाग ज्योतिषपुर के राजप्रसाद से होती है, जिसका समय 606 ईस्वी की है। राजमाता श्यामा और उनके पुत्र कुमार भास्कर बर्मन आपस में बातचीत कर रहे हैं। यानी यह जो दृश्य है कब की है? 606 ईस्वी। और स्थान कौन सा है? प्रयाग ज्योतिषपुर का राजप्रसाद, जहाँ पर आपस में बातचीत कर रहे हैं माँ और पुत्र। सबसे पहले बातचीत ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों को लेकर होती है। श्यामा अपने पुत्र से पूछती है कि कामरूप में पर्याप्त वर्षा होती है और भूमि भी उपजाऊ है, फिर वह ब्रह्मपुत्र को लेकर इतना चिंतित क्यों हैं? यानी यहाँ पर राजमाता श्यामा अपने पुत्र कुमार भास्कर बर्मन से कहती है कि कामरूप का जो स्थान है वहाँ पर पर्याप्त वर्षा हर वर्ष होती है और वहाँ की भूमि भी उपजाऊ है, खेती योग्य है। यानी वहाँ पर फसल भी हर साल अच्छे उगते हैं, अच्छे आमदनी देते हैं, फिर भी तुम उस स्थान को लेकर के इतना चिंतित क्यों हो? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। भास्कर समझता है कि ब्रह्मपुत्र की विशेष भौगोलिक बनावट के कारण वर्षा के समय उसका पानी बहुत बढ़ जाता है। नदी का मध्य भाग उथला है और किनारे अपेक्षाकृत गहरे हैं। उसकी सहायक नदियाँ भी उथली है, इसलिए वर्षा के समय पूरा कामरूप प्रदेश बाढ़ जैसी स्थिति में आ जाता है। भास्कर चाहता है कि नदी के जल के वेग को नियंत्रित किया जाए ताकि बाढ़ से होने वाली परेशानी कम हो सके। यानी यहाँ पर भास्कर बर्मन इस बात से चिंतित है कि बरसात के समय पूरा कामरूप प्रदेश में पानी भर जाता है और बाढ़ की स्थिति हो जाती है। वह सोच रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र की प्राकृतिक यानी भौगोलिक जो बनावट है वह इस प्रकार से है कि बीच में वह उथली यानी ऊंची है और इसके साइड वाले जो भाग है वह क्या है? गहरे हैं। और इसकी सहायक नदियाँ भी उथली होने के कारण उसका सारा पानी ब्रह्मपुत्र में आकर के गिर जाता है, जिससे पूरा कामरूप प्रदेश में चारों तरफ बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। तो भास्कर बर्मन यहाँ पर यह सोच रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र के पानी को किस तरीके से रोका जाए और बाढ़ की जो स्थिति है वह हर वर्ष कामरूप प्रदेश में न झेलनी पड़े। श्यामा अपने पुत्र की तुलना ब्रह्मपुत्र से करते हुए कहती है कि जैसे ब्रह्मपुत्र ऊपर से शांत दिखाई देता है लेकिन उसके भीतर बहुत शक्ति और वेग है, उसी प्रकार भास्कर भी बाहर से शांत है लेकिन उसके भीतर बहुत कुछ करने की इच्छा है। यानी यहाँ पर जो राजमाता श्यामा है वह अपने पुत्र भास्कर बर्मन की तुलना जो है किससे करती है? ब्रह्मपुत्र नदी से करती है, जो कि बाहर से देखने में शांत है लेकिन उसके अंदर अपार शक्तियाँ छिपी हुई है। इसी प्रकार कुमार भास्कर बर्मन भी ऊपर से ब्रह्मपुत्र की तरह शांत है लेकिन अपनी प्रजा के लिए वह बहुत कुछ करने की इच्छा रखते हैं तथा अपनी प्रजा के सुख के लिए वह हर एक कदम को उठाने के लिए तैयार है, जिससे प्रजा को सुख सुविधा मिल सके। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा नंबर पॉइंट, भास्कर का प्राकृतिक के प्रति विचार। यानी भास्कर बर्मन जो है प्राकृतिक के प्रति क्या सोचते हैं उसके बारे में बातचीत हो रही है। इस बातचीत में भास्कर प्राकृतिक से संबंधित एक महत्वपूर्ण बात करता है। यानी भास्कर बर्मन प्राकृतिक से संबंधित एक महत्वपूर्ण बात इस दौरान कह जाते हैं। उसका विचार है कि प्राकृतिक हमेशा मनुष्य के प्रति दयालु नहीं होती, कभी कभी वह कठोर और विनाशकारी भी हो सकती है। इसलिए मनुष्य को प्रकृति का उचित उपयोग करने का अधिकार है। यानी यहाँ पर कुमार भास्कर बर्मन यह सोच रहे हैं कि प्रकृति हमेशा मनुष्यों के लिए क्या दयालु नहीं होती है, कभी कभी समय आने पर वह विकराल रूप यानी विनाशकारी रूप धारण कर लेती है। तो इस विनाशकारी रूप से बचने के लिए हमें क्या एक उचित उपाय सोचना तो आवश्यक है। हम यूं ही हाथ पर हाथ धरे हुए नहीं बैठ सकते। प्रकृति के इस विकराल रूप के खिलाफ हमें कुछ न कुछ प्रयास तो करना पड़ेगा, जिससे हमारी समस्या का निवारण हो सके। तो आइए आगे बढ़ते हैं। वह उदाहरण देते हैं कि जैसे बछड़ा अपनी माँ से दूध पाने के लिए केवल इंतजार नहीं करता बल्कि अपनी आवश्यकता के लिए प्रयास करता है,
उसी प्रकार मनुष्य को भी प्रकृति से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्रयास करना चाहिए। यानी यहाँ पर भास्कर बर्मन प्राकृतिक और मनुष्य की तुलना गाय और उसके बछड़े से कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि जिस प्रकार बछड़े को भूख लगने पर वह उपेक्षा नहीं करता कि उसकी माँ उन्हें दूध पिलाएगी, बल्कि वह क्या करता है, खुद प्रयास करता है और जा करके थन में मुंह मारता है, तब जा करके उसे दूध प्राप्त होती है और वह अपने भूख को मिटा सकता है। उसी प्रकार प्रकृति के ऊपर हम पूरी तरीके से निर्भर नहीं रह सकते। उसके विकराल रूप से बचने के लिए हमें कुछ न कुछ तो समाधान ढूंढना ही पड़ेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा नंबर पॉइंट में दिया गया है अमात्य वेनसांग का प्रवेश। यानी यहाँ पर बातचीत के दौरान अब अमात्य वेनसांग वहाँ पर प्रवेश करते हैं। इसी समय कंकु आती है और बताती है कि अमात्य वेनसांग कुमार भास्कर से मिलने आए हैं। भास्कर उन्हें तुरंत अंदर बुलाने के लिए कहता है। इसके बाद वेनसांग भास्कर और राजमाता श्यामा के बीच बातचीत शुरू होती है। यानी अमात्य जो हैं वह आते हैं, इसका संदेश कंकु लेकर के आती है और कंकु के माध्यम से ही राजा भास्कर बर्मन यह कहते हैं कि उन्हें एकदम सम्मानपूर्वक अंदर लेकर के आइए। और उनके आने के बाद कुमार भास्कर बर्मन, अमात्य और राजमाता में बात विमर्श होती है। हंसवेग उत्तरापथ से लौटे हैं। भास्कर उनसे वहाँ की राजनीतिक स्थिति के बारे में पूछता है। यानी हंसवेग कहाँ से लौटे हैं, तो उत्तर भारत की यात्रा करके आए हुए हैं और भास्कर बर्मन वहाँ की राजनीतिक स्थितियों के बारे में जायज़ा लेते हैं कि वहाँ वर्तमान समय में परिस्थितियाँ कैसी है। हंसवेग बताते हैं कि बाहर से सब कुछ शांति दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में भयंकर युद्ध की संभावना दिखाई दे रही है। तो हंसवेग भास्कर बर्मन को यह बताते हैं कि बाहर से देखने से तो वहाँ की परिस्थितियाँ सामान्य अर्थात शांत ठीक ठाक दिखाई दे रही है, लेकिन भविष्य में वहाँ पर क्या होने की संभावना है, युद्ध होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। श्यामा आश्चर्य से पूछती है कि जब उत्तरापथ में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा है तो युद्ध की आशंका क्यों है। हंसवेग बताते हैं कि राजनीतिक परिस्थितियाँ तेजी से बदल रही है। यानी वहाँ की जो वर्तमान की राजनीतिक परिस्थितियाँ है वह तेजी से बदल रही है और इस बदलाव के कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि भविष्य में वहाँ पर एक भयानक युद्ध हो सकता है। तो आइए अब देखते हैं चौथा नंबर पॉइंट, उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति। अब बातचीत मुख्य रूप से भास्कर और हंसवेग के बीच होती है। हंसवेग बताते हैं कि मगध के गुप्त वंश के कमज़ोर होने के बाद उत्तर भारत में थानेश्वर के वर्धन वंश का प्रभाव बढ़ गया। यानी यहाँ पर हंसवेग बता रहे हैं कि गुप्त वंश के कमज़ोर हो जाने के बाद किसका उत्तर भारत में किसका प्रभाव बढ़ गया, वर्धन वंश का। राजश्री का विवाह कन्या कुब्ज के मौखरी राजा ग्रह वर्मा से हुआ था। इससे वर्धन और मौखरी शक्तियाँ और मजबूत हो गई। तो यहाँ पर राजश्री का विवाह किससे हो जाता है, मौखरी के राजा ग्रह वर्मा से होता है। इससे क्या होती है, विवाह होने के बाद दो आपस में रिश्तेदार हो जाते हैं, तो इनकी जो आपस अब एक साथ मिल करके युद्ध की रणनीति यह करने लगते हैं, तो इनकी शक्तियाँ क्या हो गई, मजबूत हो गई। लेकिन दूसरी ओर मालवा राज देवगुप्त और गौड़ के शशांक जैसे शासक अपनी शक्तियाँ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर क्या हो रहा है कि देवगुप्त, गौड़ और शशांक जैसे शासक अपनी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए वो भी प्रयास कर रहे हैं, कोशिश में लगे हुए हैं। हंसवेग का कहना है कि पुराने गुप्त वंश के लोग अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस प्राप्त करना चाहते हैं। यानी यहाँ पर हंसवेग का कहना है कि जो पुराने गुप्त वंश के लोग थे, जो अपनी प्रतिष्ठा, अपने जो राज्य को खो चुके थे, उसे फिर से वह प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर हंसवेग का महत्वपूर्ण विचार भी आता है। वह कहते हैं कि केवल पुराने वंश की प्रतिष्ठा के आधार पर कोई शक्तिशाली नहीं बन सकता, वास्तविक शक्ति अपने अंदर होनी चाहिए। और हंसवेग उनके इस विचार पर यह भी कहते हैं कि जो पुराने गुप्त वंश थे वो अपनी शक्तियाँ जो खो चुके हैं उसे वर्तमान में वह पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो अपने पूर्वजों के शक्ति पर इसे दोबारा हासिल नहीं कर सकते। उसे पाने के लिए वास्तव में इनके पास उतना छल बल होना पड़ेगा, इनकी सेना में उतनी दम होनी पड़ेगी, तभी वह पा सकते हैं। अपने पूर्वजों के दम पर वह नहीं पा सकते। वह पूर्वज थे, उस समय वह ताकतवर थे, तो वह अपनी क्षमता को बनाए रखे थे। लेकिन यह कमज़ोर हो चुके हैं, तो सिर्फ पूर्वजों के अपनी नामों पर आधार पर वह अगर अपने गुप्त वंश को फिर से वापस लाना चाहते हैं, खोए हुए प्रतिष्ठा को पाना चाहते हैं, तो यह संभव नहीं है। उन्हें अपने प्रतिष्ठा को पाने के लिए स्वयं ताकतवर होना पड़ेगा।
तो बच्चों आज के क्लास में बस इतना ही। इस घटना के आगे की कहानी को हम अगले वीडियो में उसे वर्णन करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।